Hello students, today we are going to start chapter number 1 of political science, challenges for nation building. So what is nation building? Nation building is the process whereby a society of people with diverse origin, histories, languages, cultures and religions come together within the boundaries of a sovereign state with a unified constitutional and legal mandatory or the dispensation. Mean to say जब एक सॉवरेन स्टेट्स के अंदर आने वाले अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ एक राष्ट्र के सदस्य कहलाते हैं, तो वो एक नेशन बिल्डिंग करते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं. इस चैप्टर में हम आज़ादी के बाद भारत की नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस कैसी रही, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो हम पढ़ेंगे चैलेंजेस फॉर न्यू नेशन. व्हाट वर द चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन? India became free. We all know that India became independent in 15 August 1947. And on this day, Jawaharlal Nehru called a meeting of Constituent Assembly, and it was the sudden meeting. और उन्होंने एक इसमें स्पीच भी दिया था जिसका जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से फेमस है. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज सफर्ड by 3 challenges of nation building. What were they? वो कौन से challenges थे? क्योंकि भारत का आज़ाद होना कोई खुशी की बात कम और दुख की बात ज़्यादा थी, क्योंकि भारत जिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था वो परिस्थितियाँ किसी भी देश के लिए ऐसी आज़ादी का पीरियड लेकर नहीं आई थी. तो देश को आज़ाद होने के बाद 3 चैलेंजेस थे, 3 मुख्य चुनौतियों के साथ हमारा देश आज़ाद हुआ था. तो कौन से थे? द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शेप नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट. मीन टू से इट वॉज द वेरी टिपिकल टास्क कि एक ऐसे देश को यूनाइट कर पाना, यूनिफाइड कर पाना, जिस देश में तरह तरह के कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं और तरह तरह के लोग, बोली, भाषा, कल्चर, अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन है जहाँ की. और इस डाइवर्सिटी से लोगों को एक कर पाना और उसके साथ साथ उनकी समस्याओं का निदान कर पाना, पॉवर्टी को इरेडिकेट कर पाना और अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट कर पाना. इट वॉज द वेरी टिपिकल टास्क. सो इट वॉज द फर्स्ट चैलेंज टू मेक इट अ नेशन. एंड व्हाट वॉज द सेकेंड चैलेंज? सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. वी ऑल नो दैट इंडिया में लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम अपने भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा था, उसमें डेमोक्रेसी के सिद्धांतों, इक्वलिटी, फ्रीडम, इन सब की बात कही गई थी. तो जनरली ये बात साबित होती है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जानी थी और भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया जाने वाला था. लेकिन ये लोकतांत्रिक सिद्धांत लोगों तक कैसे पहुँचेंगे? इट वॉज द सेकेंड चैलेंज बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया. आफ्टर दैट थर्ड चैलेंज वॉज टू एंश्योर द डेवलपमेंट and well-being of entire society and not only of the some sections. Mean to say third challenge ये था कि डेवलपमेंट किस तरीके का होना चाहिए और ऐसा डेवलपमेंट होना था जिसमें समाज के हर क्लास के लोगों का भला हो सके. Mean to say the leader, they had to keep in their mind all the interest of all the sections of the society, not only few सेक्शन, न केवल एक सेक्शन बल्कि सभी का हित हो, ऐसा डेवलपमेंट किया जाना था जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी उसके एस्पेक्ट रहते. अब बात करते हैं हम
पार्टीशन, जिन स्थितियों में पार्टीशन हुआ वो एक होलोकॉस्ट पीरियड था हमारे इंडिया के लिए। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। On 14 to 15 August 1947, two nation states of India and Pakistan came into existence. दो ऐसे नेशन इन 2 दिनों के अंदर बने, अस्तित्व में आए, जिनका पहले एक ही सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करते थे। Lakhs of people from both sides lost their homes, life and property and became victim of communal violence. तो ये पार्टीशन, हमें जो आज़ादी की खुशी मिली थी वो पार्टीशन के दुख के साथ मिली थी, और हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और वो सांप्रदायिक दंगों का शिकार हुए थे। आइए फोकस करते हैं एक मैप पर जिसमें ये दिखाया गया है कि कौन से इलाके किस प्रकार के प्रांत थे ब्रिटिश इंडिया में। तो यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सब मुस्लिम इलाके थे, जिसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। देखिए ये ईस्टर्न पाकिस्तान जो बना था हिस्सा, जो आज बांग्लादेश में है हिस्सा, तो ये आपका ईस्टर्न पाकिस्तान बना, और ये जो है वो वेस्टर्न पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे। तो जिन परिस्थितियों में पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान की डिमांड 1943 के कराची अधिवेशन के दौरान उठाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान उस समय में ब्रिटिश भारत में ये तय किया गया कि जो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम बहुल इलाकों, मुस्लिम आबादी के लिए एक सेपरेट नेशन की मांग की थी। उन्होंने द्विराष्ट्र, 2 नेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया था, द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, जिसको काफ़ी कांग्रेस लीडर्स ने उसको अस्वीकार भी किया था। उनका कहना था कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उसको पाकिस्तान में सम्मिलित कर देना चाहिए और उनके लिए एक मुस्लिम स्टेट बनाया जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि भारत में कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां पर मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में हो। हाँ, वेस्टर्न हिस्से में और ईस्टर्न हिस्से में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा ज़रूर थी, लेकिन तो फाइनली जो तय किया गया, इसमें एक स्टेटमेंट है अब्दुल गफ्फार गांधी, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। उनका ये मानना था, वो यहाँ के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नेता थे, अनडिस्प्यूटेड नेता थे, और उनका ये मानना था, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की 2 राष्ट्र सिद्धांत की थ्योरी को नहीं माना था। तो उनका ये मानना था कि इस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान जो सेपरेट नेशन की मांग की जा रही है उनको नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन उनकी बात को अनदेखा करते हुए पाकिस्तान को फॉर्म कर दिया गया, ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में मिला दिया गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों हिस्से अलग अलग थे जहां पर मुस्लिम आबादी थी, तो इन दोनों को एक करके जोड़ के पाकिस्तान निर्माण करने का कोई भी तरीका नहीं था। तो फाइनली तय ये किया गया कि इंडिया के एक बड़े भूभाग जो है वो इन दोनों हिस्सों को सेपरेट रखेगा और पाकिस्तान जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान। अब दूसरी समस्या ये थी कि इनके भी इस हिस्से में भी कुछ मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे, तो उनके साथ क्या किया जाए, वो एक बहुत गहरी समस्या थी। और तीसरी समस्या ये थी कि इन इलाकों में कुछ इलाके जो हैं वो हिंदू बहुल इलाके भी थे, जैसे पंजाब में बहुत सारे सिख रहते थे, ऐसे बांग्लादेश में भी मुसलमानों के साथ साथ कुछ इलाके जो थे वो हिंदू मेजॉरिटी वाले इलाके थे। तो ऐसी कंडीशन में ये निष्कर्ष निकाला गया कि पाकिस्तान के तो दो हिस्से पाकिस्तान को दिए जाएंगे भारत के, और इन दोनों हिस्सों का भी बंटवारा किया जाएगा। तो जो यहाँ पर जो माइनॉरिटी में हिंदू हैं वो इंडिया वाले हिस्से में माइग्रेट करेंगे, और जो यहाँ जो हिंदू हैं वो यहाँ बंगाल वाले हिस्से में माइग्रेट करेंगे। तो
लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने देश में है या किस देश में है, अभी तक उनको ये क्लैरिटी नहीं हो रही थी। ये समस्या जो है वो लोगों के साथ रही। सी, on the basis of Muslim majority belt, West and Eastern Pakistan was created, which was separated by a long expanse of Indian territory. बीच में इंडियन टेरिटरी का पार्ट था और बंगाल वाले जो बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है उसको ईस्टर्न पाकिस्तान बना दिया गया, और पंजाब और लाहौर वाला जो हिस्सा है, कराची वाला जो हिस्सा है, उसको वेस्टर्न पाकिस्तान बना दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान was also known as Frontier Gandhi, was the undisputed leader of Northwest Frontier Province. उनका ये मानना था, वो द्विराष्ट्र थ्योरी को नहीं मानते थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत को जिन्ना के, लेकिन उनकी बात को अनसुनी करके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान को फॉर्म कर दिया गया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को पाकिस्तान को दे दिया गया, वहां पर सेपरेट नेशन पाकिस्तान बना दिया गया। द पोर्शन ऑफ पंजाब एंड बंगाल कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, क्योंकि भारत का जो ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान बनना तो इजी था, लेकिन जब माइनॉरिटी को लेके बात आई और वहां पर जो हिंदू बहुल इलाकों पाकिस्तान, पंजाब और बंगाल को डिवाइड करने की बात आई कि हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग, तो जब आधा हिस्सा जो है वो बंगाल का भारत को दे दिया गया और आधा बांग्लादेश वाला हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया, ऐसे ही पंजाब का जो हिस्सा था वो भी आधा भारत को दे दिया गया और आधा पंजाब को, वैसे मोस्ट ऑफ द पंजाब जो है वो पाकिस्तान के स्टेट को दे दिया गया। तो ये सबसे बड़ा विभत्स दृश्य था, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा, जिसमें कि लोगों ने अपनी बहुत दयनीयता से उनको कुचला गया। और जब लोगों को ये पता चला कि ये बहुसंख्यकों का देश होने जा रहा है, तो ऐसे समय में जब लोगों को ये पता चला कि एक धार्मिक जो रिलीजियस मेजॉरिटी के आधार पर देश का बंटवारा होने जा रहा है, तो इस पोर्शन में जो माइनॉरिटीज हिंदू थे उनके साथ बहुत बर्बरता का व्यवहार किया गया। इसलिए इन दोनों हिस्सों में सबसे ज्यादा पार्टीशन का असर दिखाई देता है। आइए पढ़ते हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या हुए पार्टीशन के। इन द ईयर 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population of human history as known. It means जो 1947 में जो पार्टीशन हुआ वो अनप्लान्ड था। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से माइग्रेट किया जाएगा लोगों को और उनको अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी सब छोड़कर इस तरीके से माइग्रेट होना पड़ेगा। और जब हम इनके कुछ चित्रों को देखते हैं तो अजीब सा एक भय लोगों के मन में था और उसको देखकर एक होलोकॉस्ट, उसको एक विध्वंस की संज्ञा देना सही लगता है। देखिए, लोगों ने ये 1947 का पार्टीशन के दौरान लिया गया चित्र है कि इस तरीके से बुलक कार्ट्स पे बैठकर और लोगों ने अपने घरों को, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के वो एक ऐसे देश में जाकर उनको बसना पड़ा था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे और उनको अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। देखिए, यहाँ भी आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें लगभग over 10 million people were uprooted from their homelands and forced to migrate। तो इस तरीके से लोगों ने अपने घर को छोड़कर और एक ऐसे देश में जाकर बस रहे थे जो अपनी पितृभूमि को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, अपनी उस भूमि को छोड़कर जहां उनका जन्म हुआ था, उनको छोड़कर बाय फोर्स दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। पार्टीशन के दौरान लोगों को कई प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ा। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर फ्लैड देयर होम एंड सिक्योर्ड टेम्पररी शेल्टर्स इन रिफ्यूजीज कैंप।
अकेले दिल्ली में ही कई लाख रिफ्यूजी आकर रिफ्यूजीज कैंप में शरण ली थी उन्होंने। तो दिल्ली भी ओवर क्राउडेड हो गई थी और लोगों के पास एक नए सिरे से उनको अपनी लाइफ को स्टार्ट करना था। उन लोगों के लिए एक बहुत ही दयनीय पीरियड था, एक बहुत ही उनकी लाइफ का सबसे कष्टदायक ये उनकी लाइफ का पीरियड था। Women were often abducted, raped, attacked and killed and they were forcefully converted to other religion। इस पर आधारित हम कई सारी फिल्म्स भी देखते हैं। गरम हवा इसी पे आधारित एक फिल्म है, पार्टीशन पे आधारित। गदर एक प्रेम कथा, ये भी इसी पर आधारित एक फिल्म है। तो उसमें दिखाया गया है, काफी हद तक उसमें रियलिटी दिखाने का प्रयास किया गया है कि वुमेन्स के साथ भी कई जगह इस तरीके की दुर्घटनाएं हुई जिसमें उनको अपना धर्म भी बदलने पर मजबूर किया गया और कई बार उनको मार डाला गया, कई अलग उनको शारीरिक यातनाएं दी गई। इस प्रकार से बहुत इसीलिए हम पार्टीशन को एक होलोकॉस्ट का नाम देते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वर फेल ऑन बोथ साइड। कोई भी ये पार्टीशन इतना सडन था कि कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा था। अगर अंग्रेजों से पूछते थे लोग, अंग्रेजों से अपनी शिकायत करते थे, ब्रिटिशर्स से अपनी शिकायत करते थे, तो वो महात्मा गांधी और नेहरू जी के पास जाने का सलाह देते थे। और नेहरू जी और महात्मा गांधी जो थे वो इस विषय पर बिल्कुल मौन थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इसके लिए क्या कर रही है, इस विध्वंस को रोकने के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस समय कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। There was huge loss of life and property, communal violence on its culmination। सबसे ज्यादा जो हिंदू और मुस्लिम जो दो कम्युनिटीज थी इनके बीच में टकराव सबसे ज्यादा था इस समय में, और जिसकी कड़वी यादें आज तक हमें पार्टीशन के कड़वी यादें जो हैं वो आज भी लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं उनका विरोध बनकर